नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सब के लिए चित्रा मुद्गल जी द्वारा लिखित एक कहानी ताजमहल पढ़ने जा रही हूँ। ये कहानी एक तलाकशुदा स्त्री के पुनर्विवाह की है, जिसका पति उसके पहले पति से हुई संतान को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो ये एक बच्चे का बचपन खो जाने की कहानी है, उसकी माँ की मानसिक यंत्रणा की कहानी है। दोस्तों, यदि आपको मेरा कथावाचन पसंद आता है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो आइए सुने कहानी ताजमहल। गुसलखाने से तौलिया लपेटे हुए निकलते निशीत को उसने कुछ झिझकते हुए रोक लिया। सुनो। पायदान पर गीले पांव रगड़ते हुए निशीत ने प्रश्न भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। मेरा मतलब है तुम्हारा मतलब है मैं आज छुट्टी ले लूं? उसका परेशान चेहरा हिला। छुट्टी बकाया है? व्यस्त भाव से उसने सिर के गीले बालों को दोनों हाथों की उंगलियों से झटकते हुए कदम बढ़ा दिए। वो एकदम सामने आ गई। तय करना ज़रूरी है, वो नहीं रुक सकती। आज से उसकी एजुकेशन फॉर विमेंस इक्वालिटी पर कार्यशाला शुरू हो रही है। 3 से 5 तक चलेगी। 3 महीने से वो इसी कार्यशाला की योजना को कार्यान्वित कर पाने के लिए विभाग से लिखा पढ़ी कर रही थी। बजट पास करवाया, संभावित विशेषज्ञों की सूची तैयार की, आमंत्रण भिजवाए। हैदराबाद, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कहाँ कहाँ से लोग आ चुके होंगे। वो नहीं पहुँचेगी तो किए धरे पर पानी फिर जाएगा। विमेन स्टडीज़ यूनिट की प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर मिस कथूरिया एक अन्य कार्यशाला के सिलसिले में मिजोरम गई हुई हैं। आज शुरू हो रही कार्यशाला की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। क्या पता था कि ऐन मौके पर बच्चों की बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेगी और पिछले 2 हफ्तों से चढ़ उतर रहा उसका बुखार वायरल नहीं, टाइफाइड सिद्ध होगा। सुबह थर्मामीटर लगाया तो बुखार 104 पाया। दूध देने पर सारा दूध पलक झपकते उसने नाक मुंह से भलभला कर उलट दिया। होंठ बजबजा आए, आंखें डूबने लगीं। उसका कलेजा मुंह को आ गया। दौड़कर डॉक्टर श्रीवास्तव का नंबर मिलाया। वे अपने नर्सिंग होम के लिए निकल ही रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि बच्चे को वह अविलंब नर्सिंग होम में दाखिल करा दें। केस बिगड़ गया है। बच्चा रक्ताल्पता से पीड़ित तो है ही, हो सकता है ग्लूकोज आदि चढ़ाना पड़े। उसने कंपित शब्दों में अपनी मजबूरी बयान की कि क्या शाम को कार्यशाला से लौटकर वो बच्चों को नर्सिंग होम में दाखिल नहीं करा सकती। नहीं कहकर डॉक्टर श्रीवास्तव ने लाइन काट दी। दोबारा नंबर मिलाने और पूछने का साहस नहीं हुआ। डॉक्टर श्रीवास्तव की हड़बड़ाहट से स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि वे बेहद जल्दी में हैं और फोन रखते ही घर की सीढ़ियां उतर गाड़ी में बैठ गए होंगे। सब पैसा बनाने के चक्कर हैं, नर्सिंग होम में ले आइए। टांगे फैलाकर पैंट की जिप चढ़ाते हुए निशीथ ने घृणा से मुंह बिराया। टाइफाइड है, कैंसर नहीं, मर नहीं जाएगा बच्चू। सुबह से घर को सिर पे उठा रखा है, ऊपर से ये डॉक्टर। जेब कतरे हैं साले, जेब कतरे। टी शर्ट का हैंगर बिस्तर पर फेंकते हुए वो बाहें फैसाते हुए टी शर्ट पहनने लगा, एकदम निर्लिप्त। दाखिल वाखिल करने की मूर्खता छोड़ो, लंच के बाद घर आ जाओ बस, तब तक अम्मा देख लेंगी उसे। बत्रा मामूली डॉक्टर नहीं, उसकी दी हुई खुराकें पूरी तो होने दो। तो तुम उसे नर्सिंग होम नहीं ले जा सकते हो? एक तो मैं डॉक्टर श्रीवास्तव की सलाह उचित नहीं समझता, और अगर तुम्हारी जिद ही हो तो गुंजाइश नहीं। इससे अधिक गिड़गिड़ाना उसके वश का नहीं। समय भी नहीं है। मदर डेयरी के बूथ के सामने से ठीक 8:20 पर उसकी चार्टर्ड बस छूट जाती है। बस छूट गई तो मुसीबत ही समझो। पहुंचने के लिए कोई सीधी बस ही नहीं है। मेडिकल पहुंचकर बस बदलो या फिर स्कूटर टैक्सी का सहारा लो। व्यर्थ ही उसके आगे पीछे मंडराती रही। स्वयं तैयार होना है, संग ले जाने वाले पूरे कागजात सहेजने हैं। आधे घंटे के अंतराल में बच्चों को 2 अन्य दवाएं पिलाई जानी थीं, जिन्हें पिलाना ही भूल गई। दूध उलटकर कैसा निष्प्राण हो आया है, हफ्तों से न सिंचे पौधे की भांति। किसी सहयोगी को फोन भी नहीं कर सकती कि ऐसी स्थिति में वे ही सुझाएं कि वो क्या करें। निकल चुके होंगे सब घर से। वैसे भी उद्घाटन में तो उसे हर हालत में होना ही चाहिए। श्रेय लपकने वाले प्रतिस्पर्धी कौन कम है कार्यालय में। वैसे भी कार्यालय अब जुआ खानों और जुगाड़ खानों में तब्दील होते जा रहे हैं। खेल खेलने में माहिर ही वहां जमे रह सकते हैं। टाइफॉइड है, कैंसर नहीं, मर नहीं जाएगा बच्चू। लगा था किसी ने पहाड़ की चोटी पर चढ़ाकर अचानक पीठ पीछे से धक्का दे दिया हो।
निशीथ दिन प्रतिदिन काठ क्यों होता जा रहा है? किसी सूखे तने सा काठ। कोई सरोकार नहीं उन रहने वालों के संग उसका। क्या हुआ उनके दरमियान कि एकाएक निशीथ काठ होने लगा? बदहवास हो घबराकर कितनी जोर से चीखी थी वो। जब तक बच्चू को गोद में उठाकर पलंग की पाटी से उसे नीचे झुकाए तड़प कर उसने नाक और मुंह से भल भल दूध नहीं आते उगल दी थी बिस्तर पर। कोई समय था बच्चे पर बिगड़ने का वो। खटिया लगते बड़ों बड़ों की हिम्मत पस्त हो जाती है। बिस्तर पर ही खाना पकाना होने लगता है। फिर वो तो 4 फीट की नन्ही काया है। कहीं गांव जवार में होता तो अब तक कन्या लदा बछेड़ सा माँ के आंचल से मुंह मारता फिरता। दवाई की दोनों खुराकें आंख भींचे पड़े शिथिल बच्चों के मुंह में एक साथ डाल दी उसने। उपकाई शांत है, दवाएं उल्टी नहीं उसने। कलाई मोड़कर सुइयों पर निगाह डाली। मस्तिष्क को अचानक बिजली का सा झटका लगा। चार्टर्ड गई। भले सीढ़ियां उतरते ही उसे रिक्शा खड़ा मिल जाए, तब भी वो मदर डेयरी के बूथ समय से नहीं पहुंच सकती और बस नहीं पकड़ सकती। 344 स्पेशल का ही आसरा शेष है। कंधे पर मूंगा कोटा के पल्लू की चुन्नटों को ब्लाउज के भीतर से पिन लगाते हुए वो हड़बड़ाई सी अम्मा जी के निकट जा खड़ी हुई। बोलते हुए चेहरा दयनीय हो आया। कुछ बोलना ना भी हो तब भी दयनीयता उसकी उपस्थिति के साथ ही जाने क्यों चेहरे पर आ चिपकती है। आप कहें तो रोनू को क्रच में छोड़ती हुई जाऊं? काहे? अम्मा के माथे की सांवली झुर्रियां गहरी सलवटों में परिवर्तित हो चौड़ाती झड़ी मांग से जा जुड़ी। हम नहीं है घर में। दोनों को संभालने में दिक्कत नहीं होगी आपको? जरूर होगी। तुम बच्चों को नर्सिंग होम में दाखिल नहीं कराए रही। उनका आशय तमाचे सा लगा काल पर। छुट्टी नहीं ले सकती। उसे लगा आगे शब्द नहीं, अचानक रुआंस झड़ पड़ेगी होठों से। बीच बीच में छुट्टी लेती रही। ले सकती थी, नहीं ले पा रही तो कोई बच्चों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। 2 हफ्ते से बिस्तर पर पड़ा है बच्चा। किसी रोज दिक्कत हुई क्या? कोई तकलीफ दी उन्हें बच्चों ने? उठ पाता है तो अपने आप निर्देशानुसार दवा खा लेता है, दूध ले लेता है। बच्चों से लगाव नहीं है ना सही, लेकिन सामान्य दया माया पाने का भी अधिकारी नहीं है वो। सुबह से मात्र मूक दर्शक की भांति बैठी देख रही है बच्चों की बिगड़ती हालत। न खुद पूछा पाछी की, न निशीथ को ही टोका कि एक दिन दफ्तर न जाने से पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा सिर पर। कैजुअल पूरी की पूरी बकाया है उसकी, अच्छी तरह जानती है। घड़ी की सुइयां दौड़ रही हैं। उनके मुंह लगना ठीक नहीं। सुबह से झाए झाए हो रही है। पता नहीं कार्यशाला में क्या कर पाएगी। बच्चों के सिरहाने रखी मेज पर से दवाइयों की 2 पुड़ियां बना लाई और अम्मा जी के सामने खोलकर समझाने लगी। सुबह की दवा पिला दी। 11 के आसपास ये पीली गोली और हरा सफ़ेद कैप्सूल दे दीजिएगा पानी के साथ। दोपहर में ये तीनों सफ़ेद। उल्टी की शिकायत करे तो ये छोटी सफ़ेद। उल्टी की बात सुनते ही अम्मा के चेहरे पर घिन कौंधी। रोनू दांत निकाल रहा है। दस्त भी लग जाते हैं उसे और दूध भी उलट देता है अक्सर। उसकी उल्टी टट्टी साफ करते अम्मा के चेहरे पर रत्ती भर भी घिन नहीं झलकती। चिंता टपकती रहती है प्रति पल। हरड़ बटेरा चटाने से लेकर राई नोन उतार टोना टोटका फूंकती रहती हैं उस पर। जिस दिन रोनू के जन्म लेने की सूचना पहुंची उनके पास, कभी उनकी देहरी पर पांव न धरने की उनकी कसम अचानक टूट गई। रोनू को छाती से चिपकाए उस पर बलिहारी होती रहती वे। आने जाने वाले संबंधियों के समक्ष खिसियाती बड़बड़ाती रहती कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। कैसे हट धरे बैठी रहती। उसके साथ निशीथ के ब्याह के निर्णय को अम्मा पचा नहीं पाई थीं। कसम खा ली थी उन्होंने कि वैधव्य के शेष दिन वे आगरे जाकर अपने राधा स्वामी सत्संगियों के बीच काट देंगी। 3 साल से अम्मा वहीं थीं। जब से आई हैं रोनू को क्रच में नहीं छोड़ने देती। बड़े मनोयोग से सुबह शाम कड़वे तेल से उसकी मालिश करती हैं। चिरौंजी का उपटन मलती हैं। महल की बत्तियां दिखाकर निशीथ को उसकी लापरवाही का उलाहना देती हैं। ऐसे पलते हैं बच्चे। दूध के दांत निकले नहीं और डिब्बे का दूध। छाती सुखाने की क्या जरूरत थी? ऐसी कौन सी कलेक्टरी चली जाती अगर नौकरी छोड़ देती वो। बच्चों का दलिया बना दिया है। उसने अम्मा को देखे बगैर उन्हें संबोधित किया। कंधे पर बैग डालकर गोद में फाइलों का पुलिंदा सहेजती हुई वो बच्चों के ऊपर झुकी। दादी को दिख नहीं करना बेटा, बिस्किट पानी सब रखा है तुम्हारी मेज पर। कठिनाई से आंखें खोलते हुए बच्चों ने निष्प्रभ दृष्टि से उसे देखकर अनुमोदन में ठुड्डी हिलाई।
वो तेजी से कमरे से निकलकर दालान पार करती हुई घर से बाहर हो गई। रोनू को प्यार करना ही भूल गई। अम्मा को बच्चों की दवाइयों की खुराक समझाने गई तो कैसे उसकी ओर टूटकर कूद पड़ रहा था उसकी गोद से। अच्छा है काजल नहीं आंचती आंखों में। बस के पायदान पर पांव रखते ही बस रेंगने लगी। जान में जान आई। बस छूटती देख रिक्शे वाले से अठन्नी वापस ही नहीं ले पाई। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के निकट पहुंचते ही एक सीट पर बैठी 2 महिलाओं ने उसके टिकने के लिए जगह बनाई। कृतज्ञता ज्ञापित करती वो सीट पर बैठ गई। फाइलों का ढेर खिड़की से सटी बैठी हुई महिला ने अपनी गोद में रख लिया। पहले ठीक नहीं थी वो अकेली। अकेली कहाँ, बच्चू था साथ। सुकुमारी काकी थी जो कार्यालय से उसके घर में पांव देते ही अपना झोला लटका घर और बच्चों की जिम्मेदारी उसके हवाले कर अपने घर चल देती। अनुशासित दिनचर्या, कोई बाधा व्यवधान नहीं। कभी सुकुमारी काकी की रीढ़ की हड्डी की टीसें उन्हें खटिया से लगने को मजबूर कर देती तो वो और बच्चू आपस में जिम्मेदारी बांट एक मौन समझौते के तहत जीने लगते। बच्चू पड़ोस की सुलभा आंटी से चाबी लेकर ताला खोलता, मेज पर रखा खाना खाता। खाने के बाद सुलभा आंटी से बाहर ताला डलवा चाबी अपने पास रखने को कहकर सो जाता। कई दफे तो वो उसके कार्यालय से लौटकर आने तक सोता ही रहता, किंतु अक्सर बच्चू उसके घर पहुंचने से पूर्व उठकर अपना गृह कार्य निपटाकर कमरे की खिड़की पर बैठा उसके आने की प्रतीक्षा करता मिलता। उसे देखते ही खिड़की से दरवाजे पर आ हर्षित हो कूदने लगता। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। किवाड़ खोलते ही उचक कर वो उसके गले में झूल जाता और पांव उचकाए हुए ही बिस्तर तक लटका चला आता। उन दोनों के बीच दूर दूर तक कोई नहीं था। निशीत से उसने स्पष्ट कहा था कि वो अपने और बच्चों के बीच किसी अन्य की गुंजाइश कतई नहीं पाती। उसके सामने एक संकल्प है, उद्देश्य है, सार्थकता भी। देह की मांग इन सबके बीच स्वतः खो गई है, उठती ही नहीं। निशीत बोला, यह साधना है, स्वाभाविक मांग से काट कर। गलत। न साधने की आवश्यकता रह गई है, न काटने का प्रयत्न। देह अपनी सीमाओं के प्रति समझदार नहीं, साझीदार भी है। मैं इसे दमन करूंगा। तुम मुझे जीने की परिभाषा नहीं दे सकते। ये तुम्हारी ज्यादती है। तुम मेरी ओर देखना नहीं चाहती। मेरे लिए इन सब बातों का अब कोई महत्व नहीं रहा निशीत। ये देखो। उसके सामने निशीत ने एक छोटी सी काली डायरी हौले से सरकारी थी। क्या है ये? खुद ही देख लो। मगर क्यों? मुझे जानने के लिए। तुम्हें जानती नहीं, वो मैं नहीं हूँ। अगर तुम वो नहीं हो तो तुम्हारे कुछ और होने को जानना मेरे लिए आवश्यक नहीं। शायद, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कुछ और होने को भी जानो शुभू। किसी की डायरी पढ़ना अपराध है निशीत, तब नहीं जब कोई स्वयं उसे पढ़वाना चाहे। उसके भीतर गाढ़ा होता असमंजस मेज पर रखी कॉफ़ी के प्याले की सतह पर साड़ी सा जमने लगा। झट से साड़ी हटाकर उसने कॉफ़ी का घूंट भरना चाहा, भर नहीं सकी। 10-15 मिनट पूर्व आई कॉफ़ी का स्वाद ऐसा लग रहा था जैसे पिछले दिन कोई कॉफ़ी बनाकर अपना प्याला पीना भूल गया हो और वही प्याला किसी ने फिर उसके सामने लाकर रख दिया हो। झुटपुटा उसके भीतर उतरने लगा। उठना चाहिए। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सामने से स्कूटर नहीं मिलता। खान मार्केट तक पैदल जाना होगा। बच्चू चिंतित हो रहा होगा कि घंटे 1.5 घंटे देरी से पहुंचने की खबर करके मम्मा अब तक घर क्यों नहीं पहुंची। उठें। अपने में डूबे निशीत ने चौंक कर उसकी ओर देखा। एक एक कॉफ़ी और पिए। वो उठती, पहली ही नहीं पी सकी। क्यों? ठीक नहीं? इच्छा नहीं हो रही। वो उठते ही कुर्सी खिसकाकर मुड़ ली। उसकी पीठ ने महसूस किया। मेज पर से डायरी उठाते हुए निशीत ने याचना भरी दृष्टि से उसे देखा, फिर खामोशी से पीछे हो लिया। गेट से निकलते ही संयोग से खाली स्कूटर सामने से आता हुआ दिखाई दिया। रोका उसे। किराया उसने 1.5 गुना मांगा। इस वक्त कोई झिकझिक संभव नहीं थी। भीतर पांव रखते हुए उसने चेहरे पर स्थायी हो आई अलिप्तता को तनिक झटकने की कोशिश की। इतना आशालीन होना उचित नहीं। कॉफ़ी के लिए धन्यवाद निशीत। निशीत के उदास चेहरे पर सघन होती संध्या की कालिक गहराई। मैं अब भी डायरी पढ़वाना चाहता हूँ।
वो कहना चाहती थी कि इसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना निशीथ, लेकिन उसके डायरी लिए तेजी से आगे बढ़ाए हाथ की किलकन उससे दुरियाई नहीं गई। रात बिस्तर पर डायरी के पृष्ठ करवटें बढ़ने लगे। दिवाकर को चुन कर तुमने मेरे सामने एक फैसला रख दिया था। अपनी भावनाओं को अप्रकट रहने देकर मैंने उसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। अब दिवाकर तुम्हारे जीवन से अलग हो चुका है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे इर्द गिर्द बने रहने का बरसों पुराना संतोष अब अचानक अपनी नियति से विद्रोह करने लगा है। व्यक्ति व्यक्ति से अलग होता है। मैं तुम्हें अब भी तुम्हारे लिए सही मायनों में साथी होना चाहता हूँ शुभू। बच्चों के लिए सचमुच पिता तुम पाओगी। मैं जो कुछ कह रहा हूँ मात्र मेरा सोचना भर नहीं है, ना कोरी भावुकता की उड़ान। ये जीवन के हर पक्ष में भागीदारी का ऐलान है। बच्चों तुम्हारे प्राणों का स्पंदन ही नहीं, वो मेरे हृदय में भी संचरित हो रहा है। डायरी के पृष्ठों ने उसे उद्वेलित कर दिया। महीनों वे पृष्ठ किसी के हाथ में बंधक कबूतर से इर्द गिर्द फड़फड़ाते रहे। पीड़ा के खांचे नहीं होते। मेरी एक शर्त है। वे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के उसी पिछवाड़े वाले लॉन में बैठे हुए थे। मुझे मंजूर होगी? बच्चों के अलावा मैं कोई दूसरा बच्चा नहीं चाहूँगी। निशीथ को निर्णय करने में पल भर भी नहीं लगा। मंजूर? लेकिन क्यों? विभाजित माँ डायन होती है निशीथ। असावधानीवश रोनू रह गया। वो निश्चिंत थी कि गर्भपात करवा लेगी। निशीथ ने पहले तो हाँ कर दी, पर डॉक्टर कोटवानी से गर्भपात की तारीख निश्चित करने के समय एकाएक उसका हृदय डावाडोल होने लगा। उसे रहा नहीं गया। डॉक्टर कोटवानी के सामने ही वो उससे जिद करने लगा कि वो अपने निर्णय पर एक बार फिर से सोच ले। गर्भ रह ही गया है तो बच्चा होने देने में क्या हर्ज है? अपनी जिद के पक्ष में उसका तर्क था, क्या हम अपनी मान्यताओं को बच्चों के ऊपर जबरन थोप कर बच्चों के संग ज्यादती नहीं कर रहे? बड़े होकर उसे अकेलापन अनुभव हो सकता है। बड़े होकर क्या, अभी नहीं लगता होगा? एक और बच्चे के आ जाने से बच्चों कितना खुश होगा। और अगर कहीं बहन आ जाए तो इस घर में लड़की की कमी भी पूरी हो जाएगी। वो शर्त और कुछ नहीं, तुम्हारे हृदय में पंजे गड़ाए बैठी असुरक्षा की वो भावना थी जो तुम्हें आशंकित किए हुए है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वात्सल्य बंट जाए। तुम्हें बच्चों के प्रति मेरे व्यवहार में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? स्नेह में कोई खोट महसूस हो रही है? उसे लगा बच्चों के बहाने स्वयं निशीथ के मन में बच्चे की ललक ठाठे मार रही है। वो पिता होना चाहता है। उसके पिता होने के अधिकार को वो अपनी अमानवीय शर्त के पांवों तले कुचल कर उसके प्रति निर्दय नहीं हो रही है। संभव है स्वयं पिता बनकर निशीथ बच्चों के लिए अधिक संवेदनशील और अधिक उदार पिता साबित हो। शायद आने वाला बच्चा उन तीनों को अधिक सुदृढ़ता से जोड़ने वाला सेतु सिद्ध हो। गर्भपात कराने का निश्चय उसने बदल दिया। कुर्सी पर अधलेटी सी हो उसने आंखें ढांप लीं। अंदर आ जाऊं साहब? चौंक कर वो सीधी हो आई। प्रकाशन विभाग के गुप्ता जी थे। लगता है मैंने आराम में खलल डाल दी। आराम? तो कुछ सोच रही थी क्या? बैठिए बैठिए। उसने उनके प्रश्न का कोई उत्तर ना देते हुए कुर्सी की ओर इशारा किया। ऐसा है शोभना जी, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। जिन लोगों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए वे तो इत्मीनान से कुर्सी से चिपके बैठे हुए हैं। किसी एमपी या मंत्री से परिचय वरिचय नहीं आपका? उसने प्रश्न भरी दृष्टि से गुप्ता जी की ओर देखा। ये निदेशक साहब हैं ठेठ धुर्र। करती रहिए अपनी लिखा पढ़ी, देती रहिए ये कारण और वो कारण, रोती बिसूरती रहिए अपनी कठिनाई। हथेली पर सरसों नहीं जमेगी। आपको शिमला जाना ही पड़ेगा बतौर फील्ड एडवाइज़र। रीडर है तो क्या हुआ, जहाँ तहाँ पटक सकते हैं वे आपको। बस एक ही पेपर वेट है जो आपके तबादले को कल का कल, बल्कि यूँ कहूँ तो अभी इसी क्षण रद्द करवा सकता है। मंत्री जी का एक फ़ोन पहुँच जाए इस धुर्र के पास, फिर देखिए तमाशा। कलाबाजी खाता नजर आएगा आपके इर्द गिर्द। अंगद के पाँव की तरह दिल्ली में जम जाइएगा आप साहब। यही तो मुश्किल है। उसके चेहरे पर हताशा अहेरी के जाल सी फैल गई। अरे मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं, निशीथ जी से कहिए कोई सोर्स भिड़ाएं। दिल्ली में रहिएगा और बिना किसी एमपी मंत्री की कृपा से। उसके होठों पर कलछाया विद्रूप खिंचाया। जल्दी में नहीं लगे गुप्ता जी, चाय मंगवानी ही पड़ी उसे।
चाय सुड़कते हुए गुप्ता जी उसके विभाग के प्रत्येक अधिकारी की जन्मपत्री सस्वर बाँचते रहे। सुनते हुए भी वो सुन नहीं रही थी। उसके जाते ही उसने निदेशक के नाम अपने तबादले के संदर्भ में तीसरा कड़ा विरोध पत्र लिखा और पीए नौटियाल को बुलाकर उसे तत्काल टंकित कर लाने को कहा। फिर अपने द्वारा पिछले वर्ष स्कूल शिक्षकों के लिए संयोजित की गई एक विशिष्ट पुस्तक की टंकित प्रति सामने खींचकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। निशीथ से कुछ कह सकती है? पिछले हफ्ते से उन दोनों के मध्य परस्पर बोलचाल एकदम बंद है। पहले उनकी कोशिश हुआ करती थी कि जब तक अम्मा उनके साथ है किसी भी प्रकार की बदमज़गी से वे बचें, लेकिन अब उसकी पूरी सतर्कता और संकोच के बावजूद स्थिति ठीक उल्टी हो रही है। निशीथ के दिमाग में कुछ जाले पैदा हो गए हैं। वो अपनी समस्त चेतना और विवेक को ताक पर रखकर उन जालों में कैद हो गया है और उसे भी उन जालों की बदबूदार सड़न में घसीटकर अपने हाथों अपनी नाक मुंह बंद कर घुट जाने को विवश कर रहा है। बंद कर ले वो अपनी नाक मुंह। सोने की तैयारी में वो पलंग पर अधलेटी हो पत्रिका पलट रही थी। निशीथ ब्रश करने गया हुआ था। अचानक पसीने से लथपथ कांपता हुआ बच्चू अपने कमरे से आकर लिपट गया और हिचकी ले लेकर सुबकने लगा। समझ गई कि नींद में उसने कोई डरावना सपना देखा है। पुचकारने पर उसने बताया कि सपने में उसने एक विशाल डरावने दैत्य को देखा जो अपनी लपलपाती जीभ लिए उसे निगलने को उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने बच्चू को प्यार करके उसके कोमल हृदय से भय भगाने की चेष्टा की। समझाया बुझाया कि डरना कायरता है, वो तो बहुत बहादुर बच्चा है, जाए और अपने कमरे की बत्ती जलाकर सो जाए। मगर बच्चू अपने कमरे में अकेले जाकर सोने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिद ठान बैठा कि या तो वो चलकर उसके पास सोए या फिर उसे अपने पास सुलाए। भयभीत बच्चू किसी आघात से पुनः बीमार ना पड़ जाए, ये सोचकर उसने उसे छाती से चिपका लिया और उसे सुलाने की कोशिश करने लगी। पता नहीं कब बच्चू सो गया और उसे भी झपकी लग गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने झटके से बच्चू को उसके अंक से दबोच लिया है। जब तक वह कुछ समझे बूझे, बच्चू की दिल दहला देने वाली चीत्कार को सुनकर बदहवास सी उठ बैठी। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर दिल दहल गया। अशक्त बच्चू को शक्ति भर ऊंचे उठा निशीथ ने निर्दयता पूर्वक पलंग पर पटक दिया था। वो अपने पर नियंत्रण खोकर पगला सी उठी। क्यों प्राण लेना चाहते हो तुम इस अबोध बच्चे के? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? बोलो, क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? ये मेरी आंखों के प्रति क्षण किरच सा करकता रहता है। मगर क्यों? ना पूछो तो बेहतर है। सब्र की एक सीमा होती है निशीथ। होती है निश्चित, और मेरे भीतर भी अब वो चुक गई है। बच्चू मात्र दिवाकर का अंश ही नहीं, उसकी शक्ल में तुम प्रतिपल अपने भीतर दिवाकर को ही जी रही हो। दिवाकर तुम्हारे लिए अतीत नहीं, अब भी वर्तमान है। वर्तमान ये तुम्हारे जीवन से निकलकर आज भी नहीं निकल पाया। ये सब तुम्हारे संशयी दिमाग के जाले हैं जिन्हें तुम मुझ पर उगल रहे हो। जाले नहीं, सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। बच्चू को जब भी मैं तुम्हारी छाती में सिर गड़ाए दुबका हुआ पाता हूँ, मुझे वो दिवाकर नजर आता है। क्या बकते हो? इस घर में अपने और तुम्हारे बीच इसे मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ही नहीं, इस टुटरू टूट दिवाकर के पीछे तुम मेरे बच्चे की भी उपेक्षा कर रही हो। लगता है रोनू को पैदा ही नहीं किया तुमने। क्यों कर रही हो सौतेला व्यवहार मेरे बच्चे के संग? मेरे पर निशीथ ने जिस भाव से जोर दिया, उसके भीतर भरे मर्तबान सा गिरकर कुछ टूट गया। ये उनके दरमियान तेरे मेरे की विभाजन रेखा कब आ बैठी दबे पांव? क्या कह रहे हो? अनर्गल ओछा समझते हो तुम मुझे? घृणा से उसकी आवाज कांप उठी। मैं माँ हूं, बच्चू और रोनू में अंतर कर सकती हूँ। खूब, पता नहीं क्यों तुम पर मैंने रोनू के जन्म के लिए दबाव डाला। क्यों जिद की पिता बनने की? तुम तो दोबारा माँ बनना ही नहीं चाहती थी। रोनू मरे या जिए, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। उठाया गोद में और पटकाई क्रच में। जो कुछ करना है अम्मा करें। बिस्तर पर सहमा बच्चू घुटनों में मुंह छिपाए बैठा हुआ था। अम्मा भी उठकर कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थीं। उसने शांत होने और शांति बनाए रखने की मंशा में स्वर को भरसक संयत बनाया। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपने मन में बैठे आधारहीन संशयों को उखाड़ फेंको और बच्चू को उसी रूप में प्यार करो जैसे पहले करते थे। तुमने स्वयं दिवाकर बनना चाहा था, उसके लिए पिता बनकर। तुमने बनने नहीं दिया। ये सच नहीं है। सत्य क्या है? सत्य इतना भर है निशीथ कि इस घर में रोनू के लिए दादी है, पिता है, माँ है, किंतु बच्चू के लिए
सिर्फ उसकी माँ भर है, इस घर में ही क्या संभवतः पूरे संसार में, और मैं उससे उसकी माँ छीनने का अपराध नहीं कर सकती। ये तुम्हारे मन का भ्रम है, लेकिन अब भी ये घर घर हो सकता है, लेकिन एक शर्त पर। बच्चों को हॉस्टल में डालना होगा। मैंने पंचगनी स्थित रानाडे विद्यालय का फॉर्म आदि मंगवा लिया है, सोच लो तुम। वो पांव पटकता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया था। अम्मा जैसे मौन खड़ी थीं, मौन ही पलट पड़ी। उस कमरे में रह गए थे सिर्फ वो और घुटनों में मुंह दिए उखड़ाई बैठा बच्चू। कितना कुछ कहना चाहती थी वो। कहना चाहती थी, जो व्यक्ति मेरे जीवन से निकल चुका है उसे तुम इस अबोध बच्चे में खोज रहे हो। ये दिवाकर का अंश जरूर है निशीथ, किंतु ये मेरा भी तो अंश है। तुम मुझे क्यों नहीं खोज सके उस बच्चू में, और उसे क्यों नहीं अपना सके? क्या था वो जो तुम अपनी डायरी के पृष्ठों में दर्ज करते रहे? दिवाकर से जुड़ जाने के बावजूद जो तुम्हारे हृदय में उतनी ही तीव्रता से प्रज्वलित होता रहा और बरसों के अंतराल के बावजूद शमित नहीं हो पाया। कहना यह भी चाहती थी निशीथ से कि तुमने तो कहा था कि तुमने ब्याह इसलिए नहीं किया कि तुम अपनी शुभू के अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकते थे। अंदर आ सकता हूँ मैडम? नौटियाल निदेशक के नाम लिखाया गया उसका पत्र टंकित करके ले आया था। आओ। ये पत्र हाथ से ही भिजवाएंगी बड़े साहब के पास या डाक से? नौटियाल ने पत्र की टंकित प्रति उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछा। बैठो, अब ये पत्र नहीं जाएगा। नौटियाल ने चकित भाव से उसकी ओर देखा। हाँ, दूसरे पत्र का डिक्टेशन ले लो। ये ठीक नहीं? नहीं नहीं, ये बात नहीं। ये तबादले के प्रतिवाद में है नौटियाल, और अब मैं तबादले पर जाने के लिए तैयार हूँ। कागज कलम संभालते हुए नौटियाल ने अचरज से मैडम की ओर देखा। ये मैडम क्या कह रही हैं? तो अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुद्गल जी द्वारा लिखित एक कहानी ताजमहल। आप सबको कहानी और मेरा कथावाचन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपके इस बहुमूल्य समय के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए फिर से एक नई कहानी के साथ आप सबसे रूबरू होने के लिए। नमस्कार।